नमस्कार। आज 6 मई दिन शुक्रवार, वक्त हो गया जी बिजनेस की बहुत ही खास पेशकश इंडिया 360 का। मैं हूं दीपक डोभाल। हो जाइए तैयार दिन भर की बड़ी खबरों के 360 डिग्री एनालिसिस के लिए, लेकिन सबसे पहले हेडलाइंस। WHO के आंकड़ों में कोरोना से भारत में सबसे ज्यादा मौत। भारत सरकार ने रिपोर्ट को बताया गलत। इंडिया 360 में करेंगे विश्लेषण। WHO के आंकड़ों पर आखिर क्यों उठ रहे हैं सवाल। फर्जी लोन ऐप ने ली एक और शख्स की जान। वसूली गैंग से परेशान मुंबई के संदीप ने की खुदकुशी। जी बिजनेस ऑपरेशन हफ्ता वसूली से करता रहा है। लोन ऐप की कारगुजारियों का खुलासा इंडिया 360 में बताएंगे। इन जालसाजों से कैसे बचें। तजिंदर बग्गा की गिरफ्तारी पर पंजाब पुलिस को झटका। हाईकोर्ट से हरियाणा में रोके जाने की मांग खारिज। हरियाणा पुलिस ने बग्गा को दिल्ली पुलिस को सौंपा। पश्चिम बंगाल में बीजेपी नेता की हत्या के मामले में हाईकोर्ट का आदेश। पोस्टमार्टम की हो वीडियोग्राफी। गृह मंत्री अमित शाह ने बताया राजनीतिक हत्या। कमजोर ग्लोबल संकेतों के बीच बाजार गिरावट के साथ बंद। निफ्टी करीब 300 अंक टूटकर 16,400 के पास बंद। सेंसेक्स करीब 850 अंक लुढ़का। सभी सेक्टर इंडेक्स में बिकवाली। LIC का IPO अब तक 1.25 गुना भरा। शनिवार और रविवार को भी इशू में लगा सकते हैं पैसे। अनिल सिंघवी की मध्यम से लंबी अवधि के लिए पैसे लगाने की सलाह। L&T इन्फोटेक और माइंडट्री के मर्जर का औपचारिक ऐलान। माइंडट्री के 100 शेयरों पर मिलेंगे L&T इन्फोटेक के 73 शेयर। 9 से 12 महीनों में डील होगी पूरी। और रिलायंस इंडस्ट्रीज ने पेश किए बेहद कमजोर तिमाही नतीजे। मुनाफा 20,500 करोड़ रुपए से घटकर 16,500 करोड़ रुपए पर आया। आमदनी बढ़कर 2 लाख करोड़ रुपए के पार हुई। चौथी तिमाही में जियो का प्रदर्शन रहा बेहतर। तो ये थी हेडलाइंस। अब जरा आपको बताते हैं कि सुबह से लेकर शाम तक किस तरह से घटनाक्रम आगे बढ़ा, दिन भर क्या हुआ और कब हुआ। सिलसिलेवार तरीके से दिन भर का पूरा अपडेट आपको देते हैं। और आज सुबह भगवान केदारनाथ के कपाट पूरे विधि विधान के साथ खोल दिए गए। जब भगवान भोले के भक्त बाबा के दर्शन का अब कर सकेंगे। आने वाले 6 महीनों तक भगवान केदार की रोजाना यही पूजा होगी। कपाट खुलने के दौरान करीब 10,000 से ज्यादा भक्त मौजूद रहे। पीएम नरेंद्र मोदी के नाम से लोक कल्याण के लिए पहली पूजा और रुद्राभिषेक किया गया। सुबह दर्शनों के लिए भक्तों की लाइन लगनी शुरू हो गई थी। भगवान केदारनाथ के कपाट खुलने के ठीक बाद खबर आई कि ओडिशा में चक्रवाती तूफान कहर ढा सकता है, जिसे देखते हुए ओडिशा सरकार ने 18 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया। मौसम विभाग की ओर से कहा गया कि अगले 48 घंटों में 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं। सरकार ने खतरे को देखते हुए NDRF की 17 और ODRF की 20 टीमें तैनात की हैं। 175 फायर ब्रिगेड टीमों को भी लगाया गया है। IMD के मुताबिक 8 मई तक साइक्लोन बंगाल की खाड़ी में प्रवेश करेगा। इसके बाद इसकी रफ्तार 75 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार हो सकती है। चक्रवाती तूफान आसानी का असर बंगाल, सिक्किम, असम, मेघालय, नागालैंड, मिजोरम, झारखंड, उत्तर पूर्व के राज्यों में देखने को मिल सकता है। ओडिशा में चक्रवाती तूफान की खबरों के ठीक बाद हर चैनल पर दिल्ली की एक ब्रेकिंग न्यूज सुर्खियों में रही और खबर आई कि दिल्ली बीजेपी के नेता तजिंदर बग्गा को हरियाणा पुलिस ने दिल्ली पुलिस को सौंप दिया है। दिल्ली पुलिस बग्गा को लेकर दिल्ली पहुंच गई। बग्गा को पंजाब पुलिस ने आज सुबह दिल्ली से गिरफ्तार किया था और उन्हें लेकर पंजाब जा रही थी। पंजाब पुलिस की गाड़ी को हरियाणा पुलिस ने कुरुक्षेत्र में रोक लिया। इसे लेकर पंजाब पुलिस ने हाईकोर्ट में पिटीशन दायर की। सुनवाई के दौरान पंजाब सरकार ने मांग की कि बग्गा को दिल्ली जाने से रोका जाए, उसे हरियाणा में ही रखा जाए। हाईकोर्ट ने उनकी यह मांग ठुकरा दी। इधर दिल्ली में हलचल थी तो उधर पश्चिम बंगाल में अमित शाह के दौरे के दौरान एक वीडियो, एक बीजेपी नेता की संदिग्ध अवस्था में शव मिलने से राजनीति गर्मा गई। कोलकाता के काशीपुर इलाके में पार्टी कार्यकर्ता की आज फांसी के फंदे से लटका हुआ शव बरामद हुआ। मृतक की पहचान अर्जुन चौरसिया के रूप में हुई है। बीजेपी ने इसे हत्या बताते हुए इसके लिए सत्तारूढ़ TMC को जिम्मेदार ठहराया है। हालांकि तृणमूल ने आरोपों को खारिज किया। इस घटना के बाद पार्टी ने कोलकाता में अमित शाह के स्वागत समारोह के सभी कार्यक्रमों को रद्द कर दिया। एक तरफ पश्चिम बंगाल की राजनीति गर्म है तो दूसरी तरफ लाउडस्पीकर विवाद पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है। हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कहा
कि मस्जिदों में अजान के लिए लाउडस्पीकर का इस्तेमाल मौलिक अधिकार नहीं है। हाईकोर्ट ने यह फैसला सुनाते हुए लाउडस्पीकर का इस्तेमाल किए जाने की इजाजत दिए जाने की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बदायूं की नूरी मस्जिद की याचिका को खारिज कर दिया। साथ ही हाईकोर्ट ने अजान के लिए लाउडस्पीकर की इजाजत दिए जाने से इनकार किया। इलाके के एसडीएम ने मस्जिद में लाउडस्पीकर लगाने की याचिका खारिज कर दी थी। इसके बाद हाईकोर्ट ने उसे चुनौती दी थी। और राजनीतिक गहमा गहमी के बीच जम्मू कश्मीर की एक खबर सारे मीडिया चैनलों पर छाई रही। खबर आई कि जम्मू कश्मीर के अनंतनाग जिले में सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़ हुई। कश्मीर पुलिस जोन के मुताबिक इस मुठभेड़ में हिजबुल के टॉप कमांडर सहित 3 आतंकी मारे गए हैं। अनंतनाग जिले के पहलगाम इलाके में श्रीचंद टॉप इलाके में आतंकियों की मौजूदगी की सूचना के आधार पर सुरक्षा बलों ने वहां घेराबंदी कर तलाशी शुरू कर दी। वहां छिपे आतंकवादियों के सुरक्षा बलों पर गोलीबारी करने के बाद तलाशी अभियान एक मुठभेड़ में बदल गया। और इस बीच देश भर में बिजली संकट बड़ी समस्या बनी हुई है। इसे लेकर केंद्र सरकार एक्टिव मोड में आ गई है। बिजली मंत्रालय ने इंपोर्टेड कोयला आधारित सभी पावर प्लांट्स को पूरी क्षमता से संचालित करने के आदेश दिए हैं। साथ ही आपात स्थिति को देखते हुए मंत्रालय ने सभी राज्यों और घरेलू कोयले पर आधारित सभी कंपनियों को कोयले की अपनी जरूरत को कम से कम 10% इंपोर्ट करने का निर्देश दिया है। मंत्रालय ने एक आधिकारिक आदेश में कहा है कि बिजली की मांग में करीब 20% की बढ़ोतरी हुई है। मंत्रालय के मुताबिक घरेलू कोयले की सप्लाई में बढ़ोतरी हुई है, लेकिन बिजली की बढ़ी हुई मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं है। देश में कोरोना के मामलों में फिर उछाल देखने को मिला है। पिछले 24 घंटे में कोरोना संक्रमण के 3,545 नए मामले दर्ज हुए हैं। इस दौरान 27 मरीजों की मौत हुई। बता दें कि यह लगातार तीसरा दिन है जब कोरोना के 3,000 से ज्यादा मामले सामने आए हैं। 3 मई को 3,205 जबकि 4 मई को कुल 3,275 मामले सामने आए थे। इस बीच कोरोना के एक्टिव मामलों में कमी देखने को मिली है। बीते 24 घंटे में कोरोना के कुल 3,549 मरीज ठीक हुए हैं। इसके साथ ही एक्टिव केसेस घटकर 19,688 रह गए। और जैसा हमने आपको बताया था कि आज दिन भर जो खबर सुर्खियों में रही वो दिल्ली बीजेपी के नेता तजिंदर बग्गा की गिरफ्तारी को लेकर रही। बग्गा को हरियाणा पुलिस ने दिल्ली पुलिस को फिलहाल सौंप दिया, लेकिन दिल्ली पुलिस बग्गा को लेकर दिल्ली भी पहुंच गई है। बग्गा को पंजाब पुलिस ने आज सुबह दिल्ली से गिरफ्तार किया था। उन्हें लेकर वो पंजाब जा रही थी। पंजाब पुलिस की गाड़ी को हरियाणा पुलिस ने कुरुक्षेत्र में रोक लिया और इसे लेकर पंजाब पुलिस ने हाईकोर्ट में पिटीशन भी दायर की, जैसा कि हमने आपको बताया। अब इसका बाद तजिंदर बग्गा की गिरफ्तारी के विरोध में आज बीजेपी कार्यकर्ताओं ने दिल्ली में जोरदार प्रदर्शन भी किया है। अब इस खबर पर और अपडेट लेते हैं, फिलहाल क्या कुछ चल रहा है। मेरे सहयोगी वैभव परमार इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वैभव, इस पूरे मामले में फिलहाल अपडेट क्या है? राजनीति थमती क्या नजर आ रही है या और गर्म होगी सियासत बग्गा की गिरफ्तारी के बाद? बिल्कुल, देखिए, क्योंकि आज सुबह का ये मामला था और हमने देखा कि किस तरीके से फिलहाल अभी जो अपडेट आ रहा है वो यही आ रहा है कि जो दिल्ली पुलिस है वो तजिंदर बग्गा को लेकर दिल्ली पहुंच गई है। फिलहाल ये बताया जा रहा है कि वो गुड़गांव पहुंच चुके हैं और उसके बाद कहीं ना कहीं जो है मजिस्ट्रेट के सामने भी गुड़गांव में उनकी पेशी होना है, उसको लेकर अभी अटकलें हैं। लेकिन उसके बाद जब वो घर आएंगे तो यहाँ पर इंतजार किया जा रहा है। उनके जो पिता हैं हरप्रीत सिंह, वो यहाँ पर इंतजार कर रहे हैं कि किस तरीके से अपने बेटे का वो सुबह से तजिंदर बग्गा के घर पर है। घटनाक्रम हमने देखा सुबह 8 से 9। जी बिल्कुल, ठीक, बताइए वहां पर क्या माहौल है? देखिए, यहाँ पर इंतजार किया जा रहा है। उनके दोस्त और जो भाजपा युवा मोर्चा के जो उनके कुछ दोस्त और कुछ जो समर्थक हैं वो यहाँ पर आए हुए हैं। पार्टी से जुड़े हुए कुछ कार्यकर्ता हैं जो इंतजार कर रहे हैं कि जब जैसे ही यहाँ पर वो आएंगे तो उनको स्वागत किया जाएगा। ढोल लेकर भी कुछ लोग यहाँ पर आए हुए हैं, क्योंकि देखिए मामला बड़ा गंभीर होता जा रहा है। 3 पुलिस इसमें शामिल हो चुकी है, दिल्ली पुलिस, हरियाणा पुलिस, पंजाब पुलिस। सुबह 8 से 9 बजे का ये मामला था। हमने देखा किस तरीके से गिरफ्तारी हुई। उसके बाद जब उनके पिता द्वारा ये आरोप लगाए गए कि किस तरीके से उनके साथ भी धक्का मुक्की हुई और उनके सिर पर मुक्का मारा गया। पंजाब पुलिस के जो जवान जो सिविल ड्रेस में आए थे उन्होंने यहाँ पर उनके साथ बदसलूकी की और इसी को लेकर दिल्ली पुलिस ने 2 FIR भी, जो 2 केस हैं वो भी दर्ज किए हैं। पहला मामला तो ये कि किस तरीके से तजिंदर बग्गा को अगवा करके उनके ऊपर अपहरण का केस दर्ज किया गया है और उसके बाद
जो दूसरा मामला है वो उनके पिता के ऊपर हमला करने को लेकर जो है केस दर्ज किया गया है। तो इसको देखते हुए लगातार जो है राजनीति बढ़ती जा रही है। दिल्ली पुलिस जो है वो भी अब यहाँ पर उनको लेके आ गई है। पंजाब पुलिस को कटघरे में खड़ी करने की कोशिश की गई और अब लगातार जो मामला है वो बढ़ता हुआ जा रहा है। फिलहाल इंतजार किया जा रहा है तजिंदर बग्गा का कि वो दिल्ली तो पहुंच गए, लेकिन अभी गुड़गांव में वो कहीं पर जो है ऐसी अटकलें हैं कि वो मजिस्ट्रेट के सामने पेश हो सकते हैं। लेकिन उसके बाद घर पे उनके दोस्त, उनके परिवार के सदस्य और कुछ भाजपा युवा मोर्चा के जो लोग हैं, बीजेपी के जो समर्थक है, वो यहाँ पर उनका इंतजार कर रहे हैं ढोल के साथ। अगर मैं आपको थोड़ा तस्वीरें बताऊं तो अब से कुछ देर पहले यहाँ पर आप देखें गेट के उनके घर के बाहर कुछ ढोल भी रखे हुए हैं। यहाँ पर जो उनके समर्थक थे वो ढोल लेकर आए थे और ये कह रहे थे कि एक जीत हुई है, हमारी आम आदमी पार्टी जो है एक गलत मैसेज दे रही है इनके खिलाफ। तो इस तरीके से उनके दोस्तों से बात करने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है आपका? अक्षय नाम है मेरा। अक्षय, ये बताइए कि आप लोग, मैंने देखा ढोल वगैरह भी लेकर आए हैं। बिल्कुल एक जीत है। आप देखो कि जिस तरह से हरासमेंट किया था, सुबह 50 लोग आए हैं, वो गलत है। आप दिल्ली पुलिस को बिना इंटीमेशन दिए वो आए हैं 50 लोग, तो कोई तरीका नहीं बनता। प्रोटोकॉल भी अपनाया नहीं उन्होंने, कुछ नहीं करा। क्या बता रहे हैं आपकी कुछ उनसे बातचीत हो पाई कि अब क्योंकि मोबाइल 9:30-10 बजे तक है, उसके बाद आपके सामने यही जश्न मनाएंगे, जीत आई है। अच्छा, ढोल वोल लेकर आए हैं? बिल्कुल, ढोल भी, आतिशबाजी भी करेंगे यहाँ। अभी थोड़ी देर में आप देखेंगे। 9:30 तक उम्मीद है मेरे को। 8 हो रहे हैं, 9:30 तक उम्मीद है कि आएंगे। कितने लोगों की संख्या, क्या और भी लोग आने वाले हैं? बिल्कुल, जिन लोगों को मैसेज आ रहा है वो सारे आ रहे हैं। आप देख रहे हो धीरे धीरे भीड़ बढ़ती जा रही है। उसी प्रकार से जश्न है, एक बीजेपी आज जश्न मनाएगी यहाँ पे। ये सब जब घटनाक्रम हो रहा था तो आप लोग किस तरीके से मतलब ये देख रहे थे इसको कि आप लोग जो आम आदमी पार्टी की तरफ से भी आरोप लगाए जा रहे थे कि तजिंदर बग्गा जो हैं उन्हें पंजाब के मोहाली कोर्ट में पेश होना था और ये कार्रवाई जो है वैधानिक कार्रवाई चल रही थी, इसको लेकर जो है वापस से राजनीति। सर एक बात बताओ, एक नोटिस था, हो सकता है मेरे को भी कोई कारण है मैं नहीं पहुंच पाया। अगर वो नोटिस थे, वो कोई क्रिमिनल थोड़ी ना थे। एक ट्वीट ही तो किया था उन्होंने, उसके अलावा तो कुछ नहीं बोला। या उनके घर में कोई वेपन्स मिले या कुछ मिला, कुछ वो तो नहीं था। एक ट्वीट था, वो ट्वीट के इस पे अगर इतनी बड़ी कार्रवाई कर रहे हैं तो उस हिसाब से आप खुद सोचो कि राजनीति कहाँ जा रही है। आज केजरीवाल 5 बार कहा जा रहा है कि जो पंजाब पुलिस है वो कह रही 5 बार हम नोटिस थमा चुके थे, उसके बाद हमने कई बार उनसे बात करने की कोशिश की लेकिन तजिंदर बग्गा इसे टाल रहे थे। ऐसा हो नहीं सकता, ये कहने की बात है कि टाल रहे थे। सीनियर लीडर, उनका वकील जवाब दे रहा था, कंटिन्यूसली दे रहा था, ऐसा नहीं था कि नहीं दे रहा था। और जज छुट्टी पे हैं। आप खुद सोचो, जज की छुट्टी होने के बाद उनको वो करने आए हैं, अरेस्ट करने आए हैं। आपका नाम क्या है सर? इंद्रजीत सिंह सानी, पश्चिमी जिला। हुक्म कीजिए। क्या क्या मामला था? वकील क्या उन्हें जवाब दे रहे थे पंजाब पुलिस? हाँ जी, दे रहे थे, नोटिस का जवाब दे रहे थे। हर नोटिस का जवाब दिया है, ये नहीं कह सकते नोटिस का कोई जवाब नहीं दिया। तो जो भी पंजाब पुलिस कह रही है नोटिस का जवाब नहीं दे रहे थे, ये गलत है। तो अब आप लोग क्या इंतजार कर रहे हैं? कितने बजे तक घर आ सकते हैं तजिंदर? ऑलमोस्ट वेट कर रहे हैं। 9 बजे के आसपास गुड़गांव में उनकी पेशी है। वहाँ पे होने के बाद सीधा वो यहाँ आएंगे, सीधा आ जाएंगे। यहाँ तो पे अब क्या मतलब किस तरीके से जो है आज दिन भर जो घटनाक्रम चला उसको लेकर क्या कहेंगे? आम आदमी पार्टी आरोप लगाती रही कि वो पेश नहीं हो रहे थे, एक वैधानिक कार्रवाई चल रही थी। पेश नहीं हो रहे थे तो आप नोटिस भेजो, ठीक है। नोटिस नहीं भेजा नोटिस की बात तो दिल्ली पुलिस ठीक है। नोट यहाँ पे भी वो कह रहे हैं कि वीडियोग्राफी बकायदा। वारंट का नाम कुछ चीज होता है? सर आप मेरे घर आ रहे हो या मैं आपके घर आ रहा हूँ, मैं कोई पुलिस वाला हूँ, मैं आपके घर आ रहा हूँ, आपको अरेस्ट करने के लिए आ रहा हूँ, तो अरेस्ट वारंट भी चीज होती है। इस तरीके से जो उनके जो दोस्त हैं और जो भाजपा युवा मोर्चा से जुड़े हुए जो लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि हम लोगों को कोई नोटिस नहीं मिला। तजिंदर बग्गा के परिवार के खुद जो उनके पिता हैं वो खुद कह रहे हैं कि कोई नोटिस उन्हें नहीं मिला। अगर नोटिस हमें दिया जाता तो वो लिखित में होता, उसकी कोई कॉपी होती। लेकिन पंजाब पुलिस जिस तरीके से कह रही है कि हमने 5 बार नोटिस भेजा, हमें नोटिस नहीं मिला और एक वारंट इशू किया जाता है, उसके पहले जानकारी दी जाती है, वो नहीं किया गया। अचानक आप सुबह घर में घुसते हैं, 50 लोगों के साथ सिविल ड्रेस में पंजाब पुलिस के जवान घुसते हैं और उन्हें गिरफ्तार कर लेते हैं। तो ये कहीं ना कहीं इसे जो है वो गलत बता रहे हैं। एब्सोल्युटली, बिल्कुल। और ये सिर्फ अब आम आदमी पार्टी वर्सेस बीजेपी नहीं, बल्कि ये तो अब एक स्टेट की पुलिस वर्सेस दूसरे स्टेट की पुलिस हो गई है। एफआईआर दर्ज पुलिस की ओर से दूसरे स्टेट की पुलिस पर की जा रही है। हाई कोर्ट में केस पंजाब पुलिस की ओर से दिल्ली को पुलिस के खिलाफ किया जा रहा है। तो कुल मिला के ये अब एक हाई वोल्टेज, एक तरह से आप इसे ड्रामा कह सकते हैं पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम में। फिलहाल क्या होगा आगे, इस पर हमारी नजर रहेगी। लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया वैभव इस तमाम जानकारी के लिए आपका। और आइए अब बात करते हैं आज की कवर स्टोरीज की। कोरोना महामारी ने न सिर्फ भारत बल्कि दुनिया भर के देशों में लाखों लोगों की जान ली। हर देश की सरकार ने कोरोना से होने वाली मौतों का आंकड़ा भी जारी किया, लेकिन भारत के आंकड़ों पर WHO यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन
को विश्वास नहीं है। दरअसल डब्ल्यूएचओ ने हाल ही में एक रिपोर्ट जारी की। इस रिपोर्ट में दावा किया गया कि भारत में कोरोना के चलते 2 साल में 47 लाख लोगों की जान चली गई। वहीं भारत सरकार के आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक यह आंकड़ा 6 मई तक 5,24,000 है। अब डब्ल्यूएचओ की इस रिपोर्ट का केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने पुरजोर खंडन किया है। इस रिपोर्ट पर बहस भी छिड़ गई है। इस पर अब आगे चर्चा करेंगे, लेकिन पहले पूरा मामला समझिए। कोरोना महामारी ने भारत समेत पूरी दुनिया को अपनी चपेट में लिया और इस महामारी से हर देश ने अपने अपने तरीके से जंग लड़ी। भारत ने भी तेज वैक्सीनेशन और दूसरे तरीकों से कोरोना पर काबू पाया, लेकिन डब्ल्यूएचओ ने कोरोना से मौत के आंकड़ों पर अब एक नई बहस छेड़ दी है। डब्ल्यूएचओ के मुताबिक कोरोना से दुनिया में सबसे ज्यादा भारतीयों की जान गई। डब्ल्यूएचओ का आंकड़ा है कि भारत में 47 लाख से ज्यादा मौतें हुई और ये मोदी सरकार के दिए आंकड़ों से लगभग 10 गुना ज्यादा है। इतना ही नहीं, डब्ल्यूएचओ ने पूरी दुनिया में कोविड संक्रमण और उसके असर से मरने वालों की संख्या भी 1,50,00,000 बताई है, जो कि 62 लाख के आधिकारिक आंकड़े से कहीं ज्यादा है। डब्ल्यूएचओ ने यह भी कहा कि ज्यादातर मौत दक्षिण पूर्वी एशिया, यूरोप और अमेरिका में हुई है। हालांकि भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय ने डब्ल्यूएचओ की इस रिपोर्ट का खंडन किया है। 2018 में करीब 5 लाख ज्यादा मौतें डॉक्यूमेंट की गई जब पेंडेमिक नहीं था। 2019 में 7 लाख ज्यादा करी गई और अब 2020 में 5 लाख, लगभग 4,60,000 या कुछ ज्यादा करी गई। अब ये सारी मृत्यु जो है पेंडेमिक की वजह से तो है नहीं। हमारी तरफ से जो रिकॉर्ड किया गया था 2020 में 1,45,000 डेथ थी। तो थोड़ा 19-20 का फर्क हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है जो कहा जा रहा है। सरकार के मुताबिक डब्ल्यूएचओ के मॉडल, डेटा कलेक्शन, डेटा सोर्स, मेथोडोलॉजी यानी नतीजे पर पहुंचने की प्रक्रिया ठीक नहीं है। सरकार ने कहा कि डब्ल्यूएचओ ने 17 राज्यों के आधार पर डेटा जारी किया, लेकिन ये नहीं बताया कि उसने सिर्फ 17 राज्यों का चुनाव किस आधार पर किया। सरकार का कहना है कि उसने लगातार डब्ल्यूएचओ से ये पूछा, तब जाकर 4 महीने बाद इन राज्यों के नाम बताए गए। केंद्र सरकार का कहना है कि डब्ल्यूएचओ ने कब तक या किस वक्त तक का डाटा लिया, इसकी भी जानकारी नहीं दी गई है। जब इस तरह के डेटा को लेकर डब्ल्यूएचओ के डायरेक्टर जनरल टेड्रो घेब्रेयेसस से पूछा गया, तो उन्होंने सीधा जवाब देने के बजाय ये कहकर पल्ला झाड़ लिया कि हमारी टेक्निकल टीम इसे देख रही है। डब्ल्यूएचओ के आंकड़ों पर इसलिए भी विश्वास कम है क्योंकि कोविड के दौरान ये संस्था खुद कई बार विवादों में घिर चुकी है। इस बीमारी को लेकर शुरुआत से ही डब्ल्यूएचओ पर चीन के इशारे पर काम करने के आरोप लगते रहे हैं। ऐसे में डब्ल्यूएचओ का ये नया दावा भरोसे के लायक है भी या नहीं, ये कहना मुश्किल है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और आइए इस पर चर्चा के लिए हमारे साथ बेहद खास मेहमान जुड़ गई हैं। डब्ल्यूएचओ में एडवाइजर और इंडियन एसोसिएशन ऑफ प्रिवेंटिव एंड सोशल मेडिसिन की प्रेसिडेंट डॉक्टर सुनीला गर्ग। सुनीला मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो पर। डब्ल्यूएचओ के जो ये आंकड़े हैं और इस पर भारत की जो आपत्ति है, इसे आप किस तरह से एनालाइज करती हैं मैम? देखिए, पहली बात तो मुझे शो में इनवाइट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं इमीडिएट पास्ट प्रेसिडेंट ऑफ IAPSM और प्लस पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट के नाते कहना चाहूंगी कि डब्ल्यूएचओ शुरू से ही शंका के दायरे में रहा है। जब से इस वायरस की उत्पत्ति से लेके इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन हमने साइनोवैक और साइनोफार्म, जो कि चाइनीज वैक्सीन है, उनकी एफिकेसी 51% थी, जो कि डब्ल्यूएचओ के बेंचमार्क से केवल 1% ऊपर थी। तो भी हमने उसको इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन डब्ल्यूएचओ के द्वारा दिया गया, जो कि अपने आप में एक संदिग्ध दायरे में आता है। नंबर 2 में अगर आपको आंकड़ों की बात करूं तो हमारे देश में लगभग 8.3 केसेस हुए और हमने दिखाई 5.25 लाख मौतें, जो कि हमारे सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम के आधार पे है, जो कि हमने 2015 से जबकि हमने डेटा एनालाइज किया तो हमने देखा कि 2019 में लगभग 76 लाख के करीब मौतें हुई और 2020 में 81 लाख के करीब हुई। तो ये हमारा सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम बहुत स्ट्रांग है। परंतु यहाँ पे मैं एक चीज और भी आपके दायरे में लाना चाहूंगी और आपकी नजर में लाना चाहूंगी कि वर्ल्ड में अगर हमने कहा है कि 51.6 करोड़ हमारे केसेस हैं और जिसमें से कि हमारी रिकॉर्डेड डेथ्स हैं, ये हमारी जो है 627 लाख हैं,
जो, और अगर हम केस फैटेलिटी रेट लेते हैं, यानी कि जितने लोगों को इन्फेक्शन हुआ उनमें से कितने लोगों की मृत्यु हुई, हम अगर वर्ल्ड का देखें, अमेरिका का देखें और इंडिया का देखें, तो अमेरिका ने डेथ्स रिपोर्ट किए 1 मिलियन और केस फैटेलिटी रेट अगर 1.2% देखें तो ये एक्सेस डेथ्स जो है WHO के हिसाब से वो कहते हैं कि 0.93 मिलियन, यानी कि उनके हिसाब से ये 10 लाख से कम है। तो ये अपने आप में ये और वो कहते हैं कि इनकी बल्कि मोर्टेलिटी रेट -7% है। और जबकि हम भारत के आंकड़े देखते हैं तो हमारे पास में 43 मिलियन हमारे केसेस थे और जिसमें 5.25 लाख के करीब हमारी मौतें हुई। और अगर हम वही केस फैटेलिटी का आंकड़ा अगर हम लगाते हैं तो कहते हैं कि एक्सेस डेथ जो है लगभग 800% के करीब है। साथ साथ WHO का ये भी कहना है कि बेसिकली हमारे डेटा में अनसर्टेनिटी भी है, हमारे मतलब WHO के डेटा में, क्योंकि वो कंट्री के रिपोर्टिंग कैपेसिटी पे डिपेंड करता है। और यहाँ पे बिल्कुल ये हमें कंट्री की जो रिपोर्टिंग है उस पर तो उनको विश्वास है नहीं। अपनी तरीके से उन्होंने 17 राज्यों से डेटा कलेक्ट किया, उसका कोई आधार भी नहीं बताया, तो इस पर WHO क्या कह रहा है मैम? देखिए, मैं यही मैं बात कहना चाहूंगी कि रिपोर्टिंग से अगर हम देखें हमारे अपने देश की, तो हमारे पास में एक बहुत स्ट्रॉन्ग सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम है जिसको उन्होंने कंसिडर नहीं किया। और उन्होंने ये भी कंसिडर नहीं किया कि 2015 से कितने मामले हमारे लगातार आ रहे हैं करके। उनकी मंशा ये है कि हम कंट्रीज को सपोर्ट करेंगे कि हमारे सिस्टम स्ट्रॉन्ग हो। और हमें ये मालूम है कि हमारे पास में क्या क्या खामियां थी और हमने एक बहुत स्ट्रॉन्ग रूप में हमने इस पेंडेमिक का मुकाबला किया है और हमने मौतों को बहुत हद तक, आई विल से, हमने बहुत ज्यादा, इंडिया का एक एग्जाम्पल दिया जाना चाहिए कि किस तरह से हमने पेंडेमिक को मैनेज किया, किस तरह से हमारा टीकाकरण हुआ, जिसपे कि शुरू से लोगों को विश्वास नहीं था। हमारे देशवासियों को मैं ये कहना चाहूंगी कि हमें गर्व होना चाहिए कि जिस तरीके से हमने पेंडेमिक का मुकाबला किया। परंतु मैं ये भी कहना चाहूंगी साथ साथ कि आगे भी पेंडेमिक्स आते रहेंगे, तो हम इसके प्रति काफी जागरूक हैं कि हमारे सिस्टम स्ट्रांग होने चाहिए, हमारी कैपेसिटी, हमारी मैन पावर होनी चाहिए, हमारे बेड्स की कैपेसिटी बढ़नी चाहिए। सो इसको लेके मैं ये जरूर कहूंगी कि जो 17 राज्य WHO ने किस आधार पे सेलेक्ट किए, यू कैन नॉट कंपेयर, एप्पल्स और ऑरेंजेस का मुकाबला नहीं हो सकता। आप अरुणाचल में जो स्थिति है उसको आप केरल से कंपेयर करें या उत्तर प्रदेश से कंपेयर करें या दिल्ली से आप नहीं कर सकते, क्योंकि हमारा डैशबोर्ड बहुत स्ट्रांग है और हमारे को एवरी डे डेटा प्रोवाइड करता रहा है। जैसे कि आपने बिल्कुल मैम आपने बिल्कुल सही बात बोली कि हमारा ये जो मैकेनिज्म है रिपोर्टिंग का ये बहुत स्ट्रांग है। लेकिन मैम यहां पर आप किसकी गलती मानती हैं कि पूरे कोरोना काल के दौरान और उसके बाद भी ये मामला कोर्ट्स तक गया, लेकिन इसमें केंद्र सरकार और राज्य सरकारें तक ये बताने में नाकाम रही थी कि एक्चुअल में डेथ्स कितनी हुई हैं। जब हमारे नेचुरल डेथ्स का इतना रोबस्ट हमारे पास सिस्टम है रिपोर्टिंग का, तो ये क्योंकि सारा कंफ्यूजन वहां से भी उभरा है और इसका फायदा उठाया है इंटरनेशनल मीडिया ने भी और कहीं ना कहीं WHO भी उस नैरेटिव में फंसता नजर आ रहा है। तो ये कंफ्यूजन ही नहीं होता अगर भारत सरकार के पास ठोस डेटा होते कि कितनी मौतें हो रही हैं और कितनी नहीं, या वो जारी कर देते सब पब्लिक के सामने। नहीं देखिए, मैं ऐसे नहीं कहूंगी कि हमारा डेटा ठोस नहीं था। आप प्रतिदिन, आपने अभी भी हमें बताया कि करीबन पिछले 24 घंटों में हमारे 3,545 केसेस आए, 27 मौतें हुई। हमारे हर एक स्टेट में, हर एक राज्य में हमारे पास में कोविड मीटर था जिसके थ्रू हम मॉनिटर कर रहे थे। ना केवल हम ये मॉनिटर कर रहे थे कितने इन्फेक्शंस हैं, साथ साथ हम ये भी मॉनिटर कर रहे थे कितने डेथ्स हैं, हमारे पास में कितने बेड्स अवेलेबल हैं, कितने ICU बेड्स अवेलेबल है। तो मैं ये नहीं मानना चाहूंगी कि हमने उस आधार पे एक्ट नहीं किया। हमने एवरी डे वर्ल्डोमीटर भी हमें बता रहा था। अगर आप देखें वर्ल्डोमीटर का डेटा रोज चेंज हो रहा था, जो कि एक बहुत स्ट्रॉन्ग पैमाना है कि विश्व में किस तरह से कोरोना ने हमारे विश्व को अफेक्ट किया, भारत को अफेक्ट किया। तो वर्ल्डोमीटर का डेटा अपने आप में बताता है कि पूरे विश्व में सब देशों में हम देख रहे थे कि किस तरीके से यूरोप में केसेस बढ़ रहे हैं। उसी तरह से हमने इंडिया में देखा कि पर्टिकुलरली सेकेंड वेव के दौरान में हमने किस तरीके से इसका मुकाबला किया। उस पीरियड में हमारी ज्यादा डेथ्स हुई एज कम्पेयर टू प्रीवियस फर्स्ट। अगर हम वेव को देखें तो हमें ये मानना पड़ेगा कि बेसिकली ये डेटा जो है इसको बहुत ही केयरफुली ऑब्जर्व करना चाहिए। ये मॉडल्स के आधार पे आधारित हम नहीं वो कर सकते कि ये किस तरीके से हम मॉडल लगाएंगे, स्टैटिस्टिकल मॉडल, उसके अजम्पशंस
बहुत स्ट्रांग होने चाहिए। ओके मैम। तो इस जी मैम, और आपने जैसा कि कहा कि ये पैंडेमिक्स आगे भी आते रहेंगे। अब इसमें WHO को तो भारत सरकार ने अपना आधिकारिक जवाब दे भी दिया है। WHO अभी फिलहाल खुद कंफ्यूज नजर आ रहा है। उनके जो टेड्रोस साहब हैं वो खुद कह रहे थे कि हम इसको अभी हमारी टेक्निकल टीम देख रही है। तो देखना होगा कि ये जो एक तरह से ब्लंडर WHO की तरफ से हुआ है, अब उस पर वो क्या लीपापोती करके सफाई देता है। लेकिन सीख लेने की बात हमारे लिए भी है कि आगे हम और ठोस तरीके से किस तरह से स्ट्रॉन्ग डेटा को प्रेजेंट कर सके, न सिर्फ अपने यहाँ बल्कि दुनिया के सामने भी। ये भी हमको सीखना होगा आने वाले वक्त में। बहुत बहुत शुक्रिया मैम, आपने महत्वपूर्ण वक्त निकाला, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और अब बात उस फर्जी इंस्टेंट लोन ऐप की जिसके जाल में फंसकर एक शख्स ने खुदकुशी कर ली। लगातार इंडिया 360 आपको फर्जी लोन ऐप के बारे में आगाह करता आया है। जी बिजनेस ने तो ऑपरेशन हफ्ता वसूली पूरी मुहिम चलाई थी और ऐसे फर्जी लोन ऐप से आपको हम लगातार सावधान करते रहे हैं। इसके बावजूद लोग ऐप डाउनलोड कर खुद जाल में कई बार फंस जाते हैं। खबर के मुताबिक मुंबई में रहने वाले संदीप कोरगांवकर ने लोन लेने के लिए हेलो कैश ऐप सिर्फ डाउनलोड ही किया था, लोन नहीं लिया था। लेकिन लोन नहीं लेने के बावजूद उनसे एक्सटॉर्शन शुरू हो गया, उनसे पैसों की डिमांड शुरू हो गई और मना करने पर धमकी भरे फोन आने लगे और यहां तक कि उनके रिलेटिव्स को उनकी मॉर्फ्ड फोटोग्राफ्स पहुंचा दी गई। संदीप ने परेशान होकर पूरे मामले की शिकायत पुलिस से भी की, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। इस बीच उनकी फोटो को मॉर्फ करके एक न्यूड फोटो बनाई गई और उसे संदीप के करीबियों को भेज दिया गया। इस बात से संदीप इतने आहत हुए कि उन्होंने आत्महत्या कर ली। चर्चा के लिए इस वक्त हमारे साथ साइबर लॉ एक्सपर्ट आशुतोष श्रीवास्तव जुड़ चुके हैं। आशुतोष, जी बिजनेस ने ऑपरेशन हफ्ता वसूली के दौरान ये पूरी मुहिम चलाई थी कि किस तरह से ये फर्जी लोन ऐप लोगों को अपने जंजाल में फंसाते हैं और उसके बाद हाई इंटरेस्ट रेट वसूली के लिए कॉल्स करना। लेकिन यहां पर तो ये जो संदीप हैं, इनके साथ तो लोन भी नहीं लिया था इन्होंने, यानी कि इंटेंशंस पहले से साफ थे कि लोन व्यक्ति ले न ले, उसे अपने जाल में कैसे फंसाना है, एक्सटॉर्शन में। कैसे निपटे इस समस्या से, क्योंकि तमाम कोशिशों कवायदों के बावजूद फर्जी लोन ऐप्स और धमकी भरे फोन्स और फिर मॉर्फ्ड वीडियोस और इस तरह के पिक्चर्स सर्कुलेट कर देने का ये धंधा तो चल ही रहा है। जी जी, देखिए बिल्कुल ये जो हो रहा है ये बिल्कुल एक तरह से पूरी तरह से ये जो है क्राइम है और इस क्राइम पे रोक लगाना बहुत जरूरी है। और जो इनोसेंट लोग हैं उसको इस तरीके के जो एप्स हैं वो लोन का लालच देते हैं, झांसा देते हैं, कभी कभी लोन देते भी हैं हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे। और बहुत बार जो है लोन एक्चुअली देने का उनका कोई मंशा भी नहीं होता है, वो सिर्फ जो है कोई ऐप डाउनलोड करवाते हैं उनके मोबाइल पे और वो ऐप डाउनलोड करने के बाद जो मोबाइल का जो भी डेटा है उसका जो है वो एक्सेस ले लेते हैं और उसके बाद जो है वो मिसयूज करते हैं बहुत सारे डेटा का। और जैसे कि इस केस पे भी जो है फोटोज को जो है मॉर्फ कर करके बहुत सारे रिलेटिव्स को भेजा गया, फ्रेंड्स को भेजा गया। तो कहीं ना कहीं जो है ये ब्लैकमेलिंग और एक्सटॉर्शन का पूरी तरह से मामला है। ऐसे मामलों में तुरंत जो है जाकर के जो भी पर्सन है जिसको इस तरह से एक्सटॉर्शन की धमकी आती है या इस तरह से उसको लियोर करके उसको बेवकूफ बनाया जाता है, उसको तुरंत जाकर के पुलिस में FIR रजिस्टर करना चाहिए, साइबर सेल में जाकर के FIR रजिस्टर करना चाहिए। जो IT एक्ट है हमारा 2000 उसके अंदर जो है क्रिमिनल प्रोविजंस है उसके अंदर सेक्शन 66 बट आशुतोष, इस केस में संदीप पुलिस के पास गए थे, इस केस में संदीप पुलिस के पास गए थे, उन पर कार्रवाई नहीं हुई। और ऐसे केसेस में पुलिस की क्या भूमिका होती है और उनका क्या रवैया होता है हम सब जानते हैं। और खासतौर से हम जो साइबर क्राइम के खिलाफ जो पुलिस का एक अजीब सा व्यवहार होता है कि देखते हैं चलो बहुत ज्यादा वो मत परेशान मत हो, ठीक हो जाएगा, ये इस तरह का जो लीपापोती होता है उन सब से वाबस्ता है। मेरा सवाल आपसे ये है कि ये जो फर्जी लोन ऐप हैं आशुतोष, इनका मॉडस ऑपरेंडी अगर आप देखेंगे तो पहले ही आपसे परमिशन मांगते हैं। और सिर्फ यही ऐप्स नहीं, आप देखेंगे कोई भी ऐप आप डाउनलोड कीजिए वो आपसे परमिशन मांगेगा, एक आपके कॉन्टैक्ट्स की, एक आपके गैलरी में फोटो तक जाने की, दूसरा आपके दूसरे तरह के डेटा की एक्सेस। मेरे को आप ये बताइए, क्या हम कानूनन रूप से कोई भी ऐप चाहे फर्जी हो या जेन्युइन हो,
क्या हम उनका ये प्रवृत्ति को रोक सकते हैं क्या, कि आप परमिशन क्यों मांग रहे हैं, आपको सर्विस देना दीजिए ना, ये परमिशन लेकर आप हमारी गैलरी में भी घुसेंगे, आपको हमारी फोटो भी देखनी है, आपको हमारा सारा डेटा भी चाहिए, कॉन्टैक्ट लिस्ट भी चाहिए, तो क्या हम इस पर लगाम नहीं लगा सकते? जी बिल्कुल, देखिए जो भी लोग इस तरह से कोई भी ऐप को डाउनलोड करते हैं उसमें स्टेप वाइज वो मांगता है कि कैन दिस एक्सेस टू योर फोटोज, कैन दिस, तो इसमें जो है उनको वहीं से सीरियस होने की जरूरत है कि क्या वो जिस तरीके का ऐप डाउनलोड कर रहे हैं उस ऐप का कोई लेना देना उनके फोटोज गैलरी या उनका ईमेल या कोई भी जो उनका पर्सनल डेटा है उससे कोई लेना देना है कि नहीं। अगर उनको लगता है कि ये अनवांटेड डेटा को मांगा जा रहा है तो उनको ऐप जो है डाउनलोड नहीं करना चाहिए एक तरीके से। और जो दूसरी बात आपने कही कि बिल्कुल सही है कि जो लोग पुलिस के पास जाकर के रिपोर्ट भी करते हैं उसके बाद जो है पुलिस कभी कहती है कि इसमें जुरिस्डिक्शन नहीं है हमारा, तुम वहां जाओ, तुम उधर जाओ, हम इसमें अभी एफआईआर नहीं लेंगे, हम थोड़ा अभी इसमें इन्वेस्टिगेट पहले करेंगे, इंक्वायरी करेंगे, फिर देखेंगे इसके अंदर कुछ हो रहा है नहीं हो रहा है। तो ऐसे बहुत सारे मामले हैं जहाँ पे एफआईआर रजिस्टर नहीं होता है और ये बहुत ही संगीन मामला है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने भी साफ कर दिया था कि कोई भी इस तरीके का कॉग्निजेबल ऑफेंस चाहे वो किसी भी रिलेटेड का मामला हो, तो ललिता कुमारी के जजमेंट में बोला गया था कि कोई भी अगर व्यक्ति पुलिस स्टेशन आता है कॉग्निजेबल ऑफेंस के बारे में डिस्क्लोज करता है तो उसको जो है एफआईआर रजिस्टर करना है। अगर जुरिस्डिक्शन का भी कोई मामला है तो ये पुलिस का इंटरनल मामला है, वो वहां से कंप्लेंट को जो कंसर्न पुलिस स्टेशन है वहां पर जो है उसको फॉरवर्ड किया जा सकता है। अब अगर पुलिस एफआईआर रजिस्टर नहीं करती है तो वो व्यक्ति जो है बिल्कुल कमिश्नर के पास जा सकता है, अगर गांव का मामला है तो एसपी के पास जा सकता है कंप्लेंट करने के लिए। अगर वहां से भी बात नहीं बनती है तो जो है वो कोर्ट में बिल्कुल 156(3) के अंडर जो है प्राइवेट कंप्लेंट फाइल कर सकता है। यहाँ तक कि हाई कोर्ट तक जो है वो क्रिमिनल रिट पिटीशन भी फाइल कर सकता है अगर उसके कंप्लेंट पे सुनवाई नहीं होती है तो लॉ का प्रावधान बहुत सारा है और मुझे लगता है कि अब जो है इवन जो डिपार्टमेंट है चाहे वो पुलिस अथॉरिटीज है उसको भी सीरियस होना पड़ेगा। इस तरीके के जो मामले आते हैं साइबर क्राइम से रिलेटेड, एब्सोल्युटली बिल्कुल कहां तक चला गया कि किसी पर्सन परेशान होकर के उसने सुसाइड कर लिया। बिल्कुल, और ये एक मामला नहीं है, पिछले 3 दिन के अंदर 2 ऐसे केसेस सामने आए हैं और न जाने कितने ऐसे केसेस होंगे जो शायद रिपोर्ट भी नहीं हो रहे होंगे। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या बन चुका है। जी बिजनेस ने जब ऑपरेशन हफ्ता वसूली मुहिम अपनी चलाई थी, आरबीआई ने न सिर्फ अपने नियमों में बदलाव करके गाइडलाइंस जारी की थी बल्कि गूगल प्ले स्टोर से और दूसरे स्टोर से 150 से ज्यादा ऐप्स को हटाने में भी कामयाबी मिली थी। लेकिन 47 लाख 50 लाख के आसपास ऐसे सर्वर्स में ऐप्स पड़े हुए हैं, उनका मॉनिटरिंग कौन करेगा, कौन देखेगा कि वहां पर आने वाला ऐप जो है वो भारतीय प्रावधानों का वो उल्लंघन कर रहा है, उनका पालन कर रहा है या नहीं कर रहा है उनका उल्लंघन। देखिए ये तो स्क्रूटनी करनी पड़ेगी, अब किसी भी लेवल पे हो, अब इसको पुलिस करे कोई दूसरी एजेंसी करे, लेकिन ये स्क्रूटनी तो करनी पड़ेगी आपको कि अगर हमारे देश के कानूनों का उल्लंघन करते हुए कोई ऐप प्ले स्टोर पर मौजूद है, वो उसकी मौजूदगी ही सवालिया निशानों में है, वो मौजूद ही नहीं होना चाहिए। इस तरह के कानून जब तक ना बने तब तक मुझे लगता नहीं है कि इस तरह के मसले जो हैं वो रुकेंगे। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया आशुतोष आपका, आपने महत्वपूर्ण सुझाव दिए हैं, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरे मसले पर बातचीत के लिए। आगे बढ़ते हैं, एक और बड़ी एक्सिस म्यूचुअल फंड ने अपने 2 फंड मैनेजर्स को सस्पेंड कर दिया है। सूत्रों के मुताबिक एक्सिस म्यूचुअल फंड में से फंड मैनेजर वीरेश जोशी और दीपक अग्रवाल को हटा दिया गया है। सूत्रों के मुताबिक दोनों फंड मैनेजर्स पर फ्रंट रनिंग का आरोप लगने के बाद उन्हें हटाया गया है। सूत्रों का कहना है कि दोनों फंड मैनेजर म्यूचुअल फंड में शेयर लेने से पहले खुद ही वो शेयर खरीद लेते थे। ये दोनों सीनियर फंड मैनेजर थे और कंपनी के 7 स्कीम्स के फंड को मैनेज कर रहे थे। सेबी की जांच के बाद दोनों को सस्पेंड किया गया है। आपको बता दें कि एक्सिस म्यूचुअल फंड देश का 7वां सबसे बड़ा म्यूचुअल फंड हाउस है और ये करीब 2,06,000 करोड़ रुपए का फंड मैनेज करता है। दिल्ली में स्कूल अब बुक्स और यूनिफॉर्म नहीं बेच सकेंगे। राज्य सरकार ने साफ कर दिया है कि स्कूलों को कम से कम 5 दुकानें बतानी होंगी जहां से बच्चे किताबें और यूनिफॉर्म खरीद सकेंगे। ये माता पिता और बच्चों के लिए बड़ी राहत है, लेकिन क्या दिल्ली सरकार की तर्ज पर पूरे देश में ऐसा नियम नहीं बन सकता? बुक्स और यूनिफॉर्म के नाम पर स्कूलों की मनमानी को रोकना क्यों जरूरी है, देखिए इस रिपोर्ट में। दिल्ली सरकार ने साफ कर दिया है कि निजी स्कूल बुक्स, स्टेशनरी और यूनिफॉर्म खरीदने के लिए किसी पेरेंट को मजबूर नहीं कर सकते।
साथ ही ये भी आदेश दिया है कि अगले सेशन से निजी स्कूलों को अपनी वेबसाइट पर कम से कम 5 दुकानों की सूची जारी करनी होगी, जहां से अभिभावक किताबें और यूनिफॉर्म खरीद सकते हैं। यही नहीं, पेरेंट्स चाहें तो इन दुकानों के अलावा भी कहीं से भी किताबें यूनिफॉर्म खरीद सकते हैं। आदेश में ये भी कहा गया है कि स्कूल कम से कम 3 साल तक यूनिफॉर्म के रंग, डिजाइन नहीं बदल सकेगा। देश भर के निजी स्कूलों में नया सेशन शुरू होते ही स्टडी मटेरियल से लेकर यूनिफॉर्म बेचने तक की दुकानें खुल जाती हैं। एजुकेशन बिजनेस में तब्दील हो जाता है। निजी स्कूलों के इस बिजनेस मॉड्यूल में पेरेंट्स मारे जाते हैं। बाजार भाव से अधिक कीमत पर निजी स्कूल स्टडी मटेरियल बेचते हैं, जिसे लेने के लिए पेरेंट्स मजबूर होते हैं। आपको समझाते हैं कि निजी स्कूल आखिर पेरेंट्स को कैसे चूना लगाते हैं। दरअसल निजी स्कूल अपने संस्थान का नाम कॉपी किताबों पर पब्लिश कराकर उसकी MRP बढ़ा देते हैं। किताबों के बंडल में कोर्स के अलावा कुछ दूसरी किताबें जोड़ देते हैं, जो कि काफी महंगी होती हैं। सवाल उठता है कि जब स्कूल NCERT या CBSE पैटर्न पर पढ़ाई करवाते हैं और एग्जाम भी CBSE पैटर्न पर होता है, तो छात्रों को NCERT या CBSE से बाहर की किताबें क्यों बेची जाती हैं? जाहिर है इसके जरिए निजी स्कूल मोटी कमाई करते हैं। यूनिफॉर्म की बात करें तो छात्रों को जबरदस्ती स्कूल के टैग लगे दोयम दर्जे के कपड़े के बने यूनिफॉर्म ऊंची कीमत पर बेचे जाते हैं। हर क्लास के हिसाब से यूनिफॉर्म का बंच बना होता है, जिसे हर एक छात्र को लेना अनिवार्य होता है। कोई छात्र बाहर से इसे नहीं खरीद सकता, जबकि बाहर से खरीदारी पर पेरेंट्स को न केवल सस्ती किताबें मिलती हैं, बल्कि डिस्काउंट मिलता है सो अलग। एक और जोर का झटका पेरेंट्स को धीरे से दिया जाता है। किसी घर के 2 बच्चे अगर एक ही स्कूल में अलग अलग क्लास में पढ़ते हैं, तो हायर क्लास के बच्चे की बुक छोटी क्लास वाला बच्चा नहीं इस्तेमाल कर सकता। उसे भी बुक और यूनिफॉर्म का नया बंच लेना अनिवार्य होता है, जबकि वो अपने से बड़े क्लास की बुक का इस्तेमाल कर सकता है। निजी स्कूलों का ये लूट तंत्र पेरेंट्स पर बेहद भारी पड़ता है। फिलहाल यूपी सरकार और पंजाब सरकार ने भी निजी स्कूलों को एक आदेश जारी कर कहा है कि वे किसी पेरेंट को जबरन स्टडी मटेरियल और यूनिफॉर्म नहीं बेच सकते। अगर कोई स्कूल ऐसी दुकानदारी चलाता पाया जाता है तो उस पर सख्त कार्रवाई होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और दिल्ली के बाद बात करते हैं मुंबई की। MSEDCL के CMD विजय सिंघल ने जी बिजनेस से खास बातचीत में कहा है कि राज्य में लोड शेडिंग जैसी समस्या को लगभग खत्म कर दिया गया है। उन्होंने दावा किया कि पिछले 15 दिनों से पूरे राज्य में कोई भी लोड शेडिंग नहीं हुई है और आगे भी लोड शेडिंग ना हो इसके इंतजाम किए गए हैं। विजय सिंघल से खास बातचीत की हमारे संवाददाता सुबोध मिश्रा ने। इस समय हमारे साथ महावितरण के CMD विजय सिंघल जी हैं। आइए उनसे बात करते हैं और पूछते हैं कि महाराष्ट्र में बिजली की स्थिति क्या है। सर, जी बिजनेस में आपका स्वागत है। धन्यवाद। सर, जो महाराष्ट्र में लोड शेडिंग की बात चल रही थी और बिजली को लेकर के पिछले काफी दिनों से परेशानी चल रही थी, आज की डेट में क्या स्थिति है? महाराष्ट्र में अभी लोड शेडिंग बिल्कुल भी नहीं है। देखो तो पिछले 15 दिन से हम लोग कंटिन्यूस पावर सप्लाई कर रहे हैं। रूरल एरिया हो, अर्बन एरिया हो, किसी भी जगह लोड शेडिंग इस समय नहीं है। ओके सर, जिस तरह से बात की जा रही थी कि उत्पादन और जो मतलब डिस्ट्रीब्यूशन, इसको लेकर के जो बात हो रही थी, तो क्या दोनों में अभी जो प्रॉब्लम चल रही थी डिमांड और सप्लाई की, क्या वो सारी चीजें ठीक हो गई अभी? अभी जो पहले जो गैप था डिमांड सप्लाई का, और डिमांड क्यों बढ़ी थी उसके भी कुछ रीजंस थे। जैसे इस बार देखा जाए पोस्ट कोविड के बाद एकदम सारी इंडस्ट्रियल और कॉमर्शियल एक्टिविटी बढ़ी थी, उससे सडन स्पाइक हुआ डिमांड में। उसके साथ साथ इस बार हीट वेव आ गई, ये गर्मियां बहुत जल्दी आ गई, उसकी वजह से AC और इसका यूज होने की वजह से वो भी डिमांड एक साथ बढ़ गई। उसके साथ साथ क्या हुआ है, सप्लाई, जो कोल की सप्लाई है वो कम हुई है, और ये महाराष्ट्र में नहीं काफी स्टेट्स में कम हुई है। उसकी वजह से हमारा जो जनरेशन था वो भी कम हो गया। लेकिन जैसे डिमांड बढ़ी और सप्लाई कम हुआ, ये गैप थोड़ा बढ़ गया। फिर भी इस गैप को हमने फुलफिल किया, और इस गैप को फुलफिल करने के लिए हमको जहां भी एक्स्ट्रा पावर देश में अवेलेबल थी वो हमने पावर परचेज किया। जैसे बताया जाए कि NTPC के पास कुछ एक्स्ट्रा पावर थी, हमने 2 महीने पहले ही NTPC से पावर परचेज कर ली। कुछ हमने एक्स्ट्रा पावर CGPL से भी परचेज किया, और कुछ एक्स्ट्रा पावर हमको जो एक्सचेंज से खरीदी करनी पड़ी, जो गैप था वो भी हमने किया। उसके बाद हमारे पास एक कोयना हाइड्रो है, तो कोयना हाइड्रो में भी हमारा एक 1800 मेगावाट का हाइड्रो है, वहां भी कुछ हमको एक्स्ट्रा पानी हम लोगों ने रिक्वेस्ट किया, वो भी हमको मिला। तो वो हमको बहुत सक्सेसफुल रहे। उसमें भी इन तीनों चारों जो हमने टाइमली एक्शन लिए, तो उसकी वजह से हम माइक्रो मैनेजमेंट कर पाए, और समय से पहले हम ये सोच पाए कि हमारा ये डिमांड सप्लाई का गैप जो आएगा तो हमको भरना पड़ेगा। उसकी वजह से मुझे
मुझे लगता है कि इसीलिए हम शायद 15 दिन से लोड शेडिंग की हमको जरूरत नहीं पड़ी। इंदौर में सब्जी बेचने वाले की बेटी ने सिविल जज बनकर अपने माता पिता के सपनों को साकार कर दिखाया है। बेहद गरीब परिवार के अंकिता नागर ने मुफलिसी के बावजूद पढ़ाई जारी रखी और सिविल जज की परीक्षा पास करके लोगों के लिए एक बड़ा संदेश भी दिया। देखिए संघर्ष से सफलता की ये कहानी। कहते हैं कि अगर आप में हिम्मत है तो सब कुछ हासिल किया जा सकता है। इसको सच कर दिखाया मध्य प्रदेश के इंदौर की अंकिता नागर ने। अंकिता सिविल जज की परीक्षा पास कर सिविल जज बन गई हैं। बेहद गरीब परिवार की अंकिता के माँ बाप ठेले पर सब्जी बेचते हैं। अंकिता ने संघर्ष करते हुए अपनी पढ़ाई जारी रखी और उनकी जिंदगी में वो मकाम भी आया जिसके लिए उन्होंने दिन रात एक कर दिया था। सबसे पहले योगदान रहा मेरे माता पिता का कि उन्होंने मुझे सहयोग करा और मुझे पढ़ाया। सबसे मेन तो उन्हीं का था, अगर वो नहीं करते तो मैं यहाँ तक नहीं आ पाती। फिर उसके बाद मेरे टीचर्स ने मेरा सहयोग करा, उन्होंने मुझे उचित मार्गदर्शन दिया। हर एक मतलब मेरे को तो इतनी था फ्री था कि वो मुझे बोलते थे कि आप तो कभी भी कॉल करिए, कभी भी घर पे आ जाइए अगर कुछ समझ में नहीं आता है। अंकिता नागर के मम्मी पापा जिंदगी गुजर बसर करने के लिए सुबह 5 बजे से ही ठेला सड़क के किनारे लगा लेते हैं। अंकिता भी समय समय पर आकर उनका हाथ बटाती थी। आज परिवार अपनी लाडली के अरमानों को पूरा करके बेहद खुश है। हम लोग खाना आना खाते थे 10 साढ़े 10 बजे, यहाँ से दुकान बंद करके। फिर ये पढ़ाई इसकी चालू रहती थी तो हम बोलते थे बेटा सो जाओ, आप टाइम बहुत हो गया। तो बोले पापा आप सो जाओ। जैसे मेरी बेटी ने संघर्ष करके यहाँ तक पहुँची है, आपकी बेटी भी संघर्ष करेगी। मेरा हस्बैंड 5 बजे उठ के मंडी चले जाते हैं और इसके बाद लोग करीबन 8 बजे आते हैं। उसके पहले हम लोग मतलब 7 बजे यहाँ दुकान पर आ जाते हैं कि भाई पैसा तो चाहिए ही ना, फिर अपन पैसा नहीं देगा तो पढ़ किसे पाएगी बच्ची। तो इस वजह से वो भी करती थी, हम भी करते थे। अंकिता ने इससे पहले 2 बार सिलेक्शन नहीं होने के बावजूद हिम्मत नहीं हारी और अपनी लगन से मंजिल को पा लिया। अंकिता का कहना है कि वे सिविल जज बनकर आम जनता की मदद और उन्हें न्याय दिलाने के लिए काम करती रहेंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और अब ऐसी खबर जो अनमैरिड कर्मचारियों को शादी के लिए प्रेरित कर सकती है। जी हां, सही सुना आपने। तमिलनाडु की एक आईटी कंपनी शादी के बाद अपने कर्मचारियों को न सिर्फ अच्छा खासा इंक्रीमेंट दे रही है बल्कि घर गृहस्थी बसाने की जिम्मेदारी भी ले रही है। देखिए दिलचस्प रिपोर्ट। शादी के बाद खर्चों का भी बोझ बढ़ जाता है क्योंकि सैलरी का ज्यादा हिस्सा परिवार की परवरिश में चला जाता है। लेकिन जरा सोचिए, अगर कोई कंपनी आपकी शादी के लिए आपको अच्छा खासा इंक्रीमेंट दे दे तो कैसा रहेगा। आप सोच रहे होंगे कि ऐसी कौन सी कंपनी है जो शादी के बाद अच्छा इंक्रीमेंट देती है। तो इसका जवाब है ग्लोबल टेक्नोलॉजी सॉल्यूशन प्रोवाइडर कंपनी। तमिलनाडु के मदुरै की ये कंपनी कर्मचारियों की शादी के बाद इंक्रीमेंट तो देती ही है बल्कि शादी के लिए दूल्हा दुल्हन भी ढूंढ कर लाती है। यही नहीं, घर गृहस्थी का खर्च उठाने की जिम्मेदारी भी कंपनी ही लेती है। कंपनी का कहना है कि शुरुआती दौर में कर्मचारियों की हायरिंग में काफी ज्यादा दिक्कतें आ रही थी। इसके अलावा एट्रिशन रेट भी बढ़ गया था। ऐसे में उन्होंने कर्मचारियों को स्पेशल सुविधाएं देनी शुरू कर दी। कंपनी ने साल में 2 बार 6 से 8% का इंक्रीमेंट देना शुरू किया। साथ ही स्टाफ के लिए मैच मेकिंग की सुविधा के साथ शादी के बाद स्पेशल इंक्रीमेंट देना शुरू कर दिया, जिससे कंपनी का एट्रिशन रेट काफी कम हो गया और कंपनी की परफॉर्मेंस भी काफी अच्छी हो गई। बता दें कि साल 2006 में इस कंपनी की शुरुआत सिरकासी से हुई थी। इसके बाद 2010 में कंपनी ने मदुरै में अपना बेस बनाया। कंपनी का सालाना रेवेन्यू 100 करोड़ के आसपास है, जो धीरे धीरे बढ़ रहा है। आज के समय में आईटी क्षेत्र की बड़ी दिग्गज कंपनियां एट्रिशन रेट बढ़ने से परेशान हैं, तो वहीं इस आईटी कंपनी ने इसका तोड़ निकाल दिया है। कंपनी छोटी छोटी सुविधाएं देकर अपने कर्मचारियों को खुश कर रही है, जिससे न सिर्फ एट्रिशन रेट घट रहा है बल्कि कंपनी काफी अच्छा परफॉर्मेंस भी दे रही है।
क्योंकि अगर कर्मचारी खुश रहता है तो कंपनी भी आगे बढ़ती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। बात बाजार की। कमजोर ग्लोबल संकेतों के बीच कारोबारी हफ्ते के आखिरी दिन बाजार भारी गिरावट के साथ बंद हुआ है। अमेरिका में आई तेज गिरावट ने भारतीय बाजार पर दबाव बनाने का काम किया। आज निफ्टी 16,500 के नीचे खुला और दिन भर 16,350 से 16,500 के दायरे में घूमता रहा। बैंक निफ्टी भी 34,500 के करीब झूलता रहा। बाजार को नतीजों से भी कोई सहारा नहीं मिल रहा है। बाजार में अभी ग्लोबल संकेतों पर कारोबार हो रहा है। आज कारोबार के अंत में निफ्टी 271 अंक फिसलकर 16,400 के करीब बंद हुआ। सेंसेक्स 850 अंकों से ज्यादा फिसला। निफ्टी बैंक में 641 अंकों की गिरावट रही। और आइए जरा यूएस मार्केट का भी हाल देख लेते हैं कि वहां पर किस तरह से शुरुआती दौर में कारोबार हो रहा है। तो देखिए गिरावट के साथ वहां पर भी शुरुआत हुई है। अगर आप देखें डाउ जोन्स को तो 140 अंकों की गिरावट के साथ 32,850 के स्तर पर फिलहाल डाउ जोन्स कारोबार करता नजर आ रहा है। और नैस्डैक में भी हल्की गिरावट 12,277 के स्तर पर 40 अंकों की गिरावट के साथ फिलहाल नैस्डैक में कारोबार हो रहा है। S&P भी लाल निशान में कारोबार करता हुआ तो हल्की गिरावट के साथ अमेरिकी बाजारों की शुरुआत फिलहाल हुई है। LIC के आईपीओ को शानदार रिस्पांस मिल रहा है। तीसरे दिन तक आईपीओ 1.25 गुना से ज्यादा भर चुका है। LIC के पॉलिसी होल्डर्स के लिए रिजर्व किया गया हिस्सा पहले दिन ही ओवर सब्सक्राइब हो गया था। कर्मचारियों के लिए रिजर्व हिस्सा 3 गुना से ज्यादा सब्सक्राइब हो चुका है, जबकि रिटेल निवेशकों का हिस्सा भी 1.25 गुना बढ़ चुका है। आईपीओ के तहत 16,20,78,067 शेयर बिक्री के लिए रखे गए हैं। निवेशकों को 9 मई तक पैसा लगाने का मौका मिलेगा। रिटेल निवेशक मिनिमम 1 लॉट यानी कि 15 शेयरों के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इस हिसाब से रिटेल निवेशकों को 45 रुपए के डिस्काउंट के बाद मिनिमम 13,560 रुपए लगाने होंगे। L&T ने अपनी 2 IT कंपनियों यानी कि माइंडट्री और L&T इन्फोटेक, ये दोनों कंपनियों के मर्जर का ऐलान किया है। नई फर्म का नाम LTI माइंडट्री होगा और माइंडट्री के 100 शेयरों के बदले LTI के 73 शेयर मिलेंगे। और LTI के MD संजय जलोना इस्तीफा भी देंगे। हालांकि उन्होंने इस्तीफे का फैसला निजी कारणों से लिया है। LTI और माइंडट्री दोनों L&T की सब्सिडियरी कंपनी है। मार्केट कैप के हिसाब से नई फर्म टेक महिंद्रा को पछाड़कर 5वीं सबसे बड़ी IT सर्विस प्रोवाइडर बन जाएगी। L&T ग्रुप के चेयरमैन AM नाइक ने यह भी कहा है कि मर्जर ग्राहकों, शेयरधारकों और कर्मचारियों सभी के लिए फायदेमंद होगा। LTI and Mindtree to bring in better coordination has both majority holding in L&T and Mindtree. To bring in better coordination, synergy value and enhance customer benefits, the boards of directors of LTI and Mindtree at their respective meetings held today approved a composite scheme of amalgamation. इधर रूस यूक्रेन युद्ध का आज 72वां दिन है और बीते कुछ दिनों से दोनों देशों के बीच मरियुपोल में खूनी जंग जारी है। अज़ोवस्टल स्टील प्लांट पर दोनों के बीच जमकर गोलीबारी हो रही है, लेकिन इस युद्ध को लेकर रूस ने यूरोप की मुसीबतें बढ़ा दी हैं। खासकर गैस सप्लाई को लेकर पोलैंड की स्थिति कुछ ठीक नहीं है। रूस और यूक्रेन के बीच जारी घमासान धीरे धीरे कीव से दूर होता जा रहा है, लेकिन कीव से दूर हो रही ये लड़ाई पूर्वी यूक्रेन में जाकर रुक गई है। मरियुपोल से लेकर खार्किव तक रूस यूक्रेन के कई इलाकों पर लगातार बमबारी कर रहा है। कुछ दिनों से दोनों देशों के बीच अज़ोवस्टल प्लांट पर लगातार बमबारी हो रही है। दोनों ही देश एक दूसरे पर जोरदार हमले कर रहे हैं। हालांकि 2 महीने से भी ज्यादा दिनों से जारी इस युद्ध में यूक्रेन के शहर खंडर बनते जा रहे हैं। खार्किव की तस्वीरें देखकर आप समझ सकते हैं कि बीते 2 महीनों में यहाँ किस तरह का घमासान हुआ है। लेकिन इस युद्ध में नुकसान सिर्फ यूक्रेन का ही नहीं बल्कि पूरे यूरोप का हो रहा है। रूस ने पोलैंड समेत कुछ देशों की गैस सप्लाई क्या रोकी, यूरोप परेशान हो गया। हालांकि यूरोप ने इसका एक छोटा सा रास्ता ढूंढ निकाला है।
पोलैंड और लिथुएनिया ने एक नया गैस इंटरकनेक्टेड प्रोजेक्ट शुरू किया है। हालांकि यूक्रेन की मदद के लिए भी कई देश आगे आ रहे हैं। हाल ही में दूसरी बार फ्रांस के राष्ट्रपति बने इमैनुअल मैक्रों ने ऐलान किया कि वो यूक्रेन को $300 मिलियन की एक और आर्थिक मदद भेजेंगे। इससे पहले से अमेरिका समेत कई पश्चिमी देश यूक्रेन को हथियार भेज रहे हैं। रूस यूक्रेन युद्ध में मरियुपोल और खार्किव लगातार तबाह हो रहे हैं, लेकिन इस युद्ध में यूरोप को भी लगातार नुकसान हो रहा है। अब पश्चिमी देश जो यूक्रेन की मदद के लिए आगे आ रहे हैं, क्या उनकी मदद से युद्ध किसी अंजाम तक पहुंच पाएगा या फिर सिर्फ और सिर्फ ये लंबा खिंचता रहेगा? ब्यूरो रिपोर्ट, सी मीडिया। रूस यूक्रेन युद्ध के बीच रूस और अमेरिका दोनों ही देशों में दो खतरनाक जहाज आसमान में दिखाई दिए। सबसे पहले रूस के मॉस्को में पुतिन का डूम्सडे प्लेन उड़ान भरते हुए नजर आया। यह विमान 9 मई को विक्ट्री डे परेड में शामिल होगा। अब प्लेन को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं। आखिर इस प्लेन में ऐसा क्या है और इन दिनों सुर्खियों में क्यों है ये प्लेन? देखिए इस रिपोर्ट में। डूम्सडे का मतलब होता है कयामत का दिन। नाम से ही आप अंदाजा लगा सकते हैं कि डूम्सडे प्लेन मतलब एक ऐसा प्लेन जो कयामत के दिन के लिए बनाया गया है। हिरोशिमा और नागासाकी शहरों पर हुए परमाणु हमलों का उदाहरण हमारे सामने है। इन हमलों से ये पता चलता है कि परमाणु हमले का अंजाम कयामत से कम नहीं होता है। ऐसे में सवाल उठता है कि डूम्सडे प्लेन क्या है और परमाणु हमले से इसका क्या कनेक्शन है। दरअसल कुछ ऐसे प्लेन हैं जो परमाणु हमले की स्थिति में इस्तेमाल करने के लिए बनाए गए हैं। फिलहाल इस तरह के प्लेन दुनिया में सिर्फ 2 ही देशों के पास है। एक अमेरिका के पास जिसके डूम्सडे प्लेन का नाम है बोइंग E-4B और दूसरा रूस के पास है जिसका नाम इल्यूशन IL-80 है। अमेरिका के 231 फीट लंबे प्लेन को फ्लाइंग पेंटागन भी कहा जाता है। ये अमेरिका का एडवांस्ड एयरबोर्न कमांड पोस्ट है, यानी युद्ध की स्थिति में इस प्लेन के जरिए अमेरिका की सेना को हवा में रहते ही कमांड दी जा सकती है। ये प्लेन इतना बड़ा है कि इसमें 112 लोगों की बैठने की जगह है। इसमें एक ऑपरेशन टीम, क्रू मेंबर्स, सिक्योरिटी और मेंटेनेंस टीम के साथ कम्युनिकेशन टीम के लोग भी बैठ सकते हैं। उड़ान के दौरान ही हवा में इसको रिफ्यूल भी किया जा सकता है। आंकड़ों के मुताबिक ये प्लेन लगातार 35 से ज़्यादा घंटों तक उड़ान भर सकता है। अमेरिका इसे ऑपरेट करने के लिए हर घंटे 1 करोड़ 20 लाख रुपए खर्च करता है। वहीं रूस का डूम्सडे प्लेन 200 फीट लंबा है। इस डूम्सडे प्लेन को क्रेमलिन इन द स्काई भी कहा जाता है। इस प्लेन को भी उड़ान के दौरान ही रिफ्यूल किया जा सकता है। परमाणु युद्ध होने की सूरत में रूस के राष्ट्रपति इस विमान में बैठे बैठे ही अपनी सेना को कमांड दे सकते हैं और देश पर हुक्म चला सकते हैं। ऐसा नहीं है कि इन विमानों में बैठे लोग परमाणु हमले से पूरी तरह सुरक्षित होते हैं। अगर परमाणु धमाका इन प्लेन के नजदीक हुआ तो कयामत के दिन के लिए बनाए गए इस प्लेन की भी कयामत आ सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। इंडिया 360 में इतना ही। हैशटैग याद रखिए, #ZIndia360। कोई राय, कोई सुझाव हो तो जरूर भेजिएगा। नमस्कार।